नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज हम लोग बात करेंगे एक दंगल के बारे में। वो दंगल चुनावी है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, विधानसभा से इतर है। बात दिल्ली नगर निगम की है। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव 25 अप्रैल को होना है और 21 अप्रैल यानी कल की तारीख नामांकन का के लिए आखिरी तारीख थी। तो निश्चित तौर पे अभी ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अ, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बाहर कर आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बाहर कर लिया है और अब एक तरीके से ये पूरा मैच जो है, चुनावी मैच जो है वो अभिषेक इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ललित, कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल हुए और उन्होंने ये बताया कि वो इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है। तो ये अपने में बहुत ही अजीबोगरीब एक इनका डिसीजन रहा है। वो इसलिए क्योंकि संख्या बल की बात करेंगे तो अगर पार्षदों की बात करें तो पार्षदों की संख्या बल अब भी आम आदमी पार्टी की ज्यादा है और बीजेपी की कम है। वो बात और है कि जब से दिल्ली विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी तो 3 जो पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। और एक तरीके से या तो आप इसे ये कहिए कि आम आदमी पार्टी ने सरेंडर कर दिया या बीजेपी को वॉकओवर दे दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पे हार तो नहीं मानी, एक ब्लेम रखा बीजेपी के ऊपर कि हम खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं और हमारे बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं उनको तोड़े जाने का हमें अंदेशा है, इसलिए हम इस मेयर के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेंगे। तो ये इन्होंने ब्लेम करके एक तरीके से वही जो इनकी पुरानी रिवायत चली आ रही है राजनीति की, कि ब्लेम गेम की राजनीति शुरुआत से करती आ रही है आम आदमी पार्टी, और इस मेयर चुनाव में भी उन्होंने किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरेंडर करने के पीछे का जो मुख्य कारण मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि अभी एमसीडी की बात करेंगे, जिस तरीके से जब आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनावों में जीत दर्ज की थी और ये बड़े बड़े वादे किए थे कि अब वो दिल्ली की साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिलवाएंगे और दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे, तमाम तरीके के वादे किए थे। लेकिन आप अगर अब भी जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपको कूड़ों का ढेर भी नजर आएगा, गंदगी भी नजर आएगी और तमाम जो कमियां हैं एमसीडी की, चाहे वो फिर भ्रष्टाचार हो, जो भी भवन निर्माण का जो कार्य होता है दिल्ली में, वो किसी से छुपा नहीं है कि अवैध तौर पर निर्माण जारी है। अभी लेटेस्ट में आप मुस्तफाबाद का ही वो देखेंगे हाँ, अगर उदाहरण, वहां पर जो मकान गिरा, हालांकि वो मकान पुराना था लेकिन आप उसके इर्द गिर्द में जाएंगे, उस कॉलोनी में जाएंगे तो वहां पे छोटे छोटे प्लॉट हैं जो चार चार पांच पांच मंजिल खड़े कर दिए गए हैं बगैर किसी नक्शा पास कराए। तो आम आदमी पार्टी के सामने यही बड़ी चुनौती थी कि जो उसके वादे रहे जनता के सामने, वो न केवल दिल्ली सरकार में जब थे, वो तो एक अलग बात है कि उन्होंने बीजेपी को और या फिर केंद्र सरकार सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ पर एमसीडी में भी अ, ना तो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाई आम आदमी पार्टी और ना ही साफ सफाई पे ध्यान दिलवा पाई है। तो मुझे लगता है कि अब ये इस बार अभिषेक की जो आम आदमी पार्टी अभिषेक की स्ट्रेटेजी है वो ये है कि बीजेपी को आगे बढ़ने दो, तीनों लेवल पे बीजेपी होगी और फिर गेम में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जो है जो भी आरोप लगाने हैं वो बीजेपी पे आसानी से आरोप लगा पाएगी। अभिषेक वैसे तो देखा जाए तो नंबर गेम में बीजेपी सबसे आगे है और कांग्रेस ने क्या है कि सिंबॉलिकली ही मैदान में उतरने का फैसला किया है। तो जरा जो संख्या बल है एमसीडी के अंदर कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या संख्या संख्या बल कितना है? देखिए, अगर दिल्ली चुनाव के बाद की हम बात करते हैं तो अगर निगम पार्षदों की संख्या पे जाएंगे तो इस समय बीजेपी के पास जो है 117 पार्षद हैं। लेकिन जब मेयर का चुनाव होता है तो उसमें विधायक और सांसद भी जो है वोटिंग करते हैं। तो उस हिसाब से जो भाजपा का संख्या बल है वो 135 बैठ रहा है
117 पार्षद हो गए, 11 विधायक होंगे जो कि वोटिंग में शामिल होंगे, और जो 7 लोकसभा सांसद हैं हमारे दिल्ली से, वो भी इसमें वोटिंग करेंगे। तो 135 का संख्या बल तो आ जाता है भाजपा का। उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी का संख्या बल जो है 119 बैठता है। 113 जो है उनके निगम पार्षद हैं, 3 जो है राज्यसभा सांसद हैं, और 3 उनके विधायक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 राज्यसभा सांसदों में एक स्वाति मालीवाल को भी हमने शामिल किया है संख्या बल के अनुसार। लेकिन वो मत किसको देंगी ये हमें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पार्टी से आपको पता है कि उनकी 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो इस एक वोट को भी आप अगर कम भी करेंगे तो मुझे लगता है कि मतलब 118 ही रह जाएगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो संख्या बल है वो 8 पार्षद है कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस ने भी कल जो है मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन करा है, लेकिन वो एक तरीके से सिंबॉलिक इसलिए है, या फिर आप ये लगा लीजिए कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के सामने एक बड़ा उदाहरण रखा है कि लड़ने की शक्ति होनी चाहिए मैदान के अंदर। संख्या बल पर अगर आप जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे आप पहले से हारा हुआ महसूस करेंगे। तो अब देखना यह है कि मेयर का चुनाव एक तरफा ही हो गया है, और अब 25 तारीख को चुनाव है, तो जाहिर तौर पे ये मुझे लगता है कि आसानी से भाजपा को मेयर और डिप्टी मेयर का पद इस बार मिल जाएगा, और दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन सरकार भी बन जाएगी। मनीष, जैसा कि अभिषेक ने कहा कि संख्या बल को, जैसा कि अभिषेक ने संख्या बल बताया, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो क्या संख्या बल को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने हार मान ली, सरेंडर कर दिया, रण छोड़ कह सकते हैं आप कि रण को छोड़ दिया? लेकिन कांग्रेस ने 8 पार्षद होने के बावजूद भी, उनको पता है कि नतीजा किसके पक्ष में जाएगा, कम से कम उनके पक्ष में तो नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने कम से कम ये जज्बा दिखाया है कि ठीक है, नंबर्स कम है लेकिन ये कि इरादे कमजोर नहीं है। हम पूरी इराद मतलब मजबूत फौलादी इरादों के साथ इस चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए ललित जी, काफी विस्तार से अभिषेक ने तो बता ही दिया संख्या बल, लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी, अब जबकि उनकी सत्ता चली गई दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तो उनका क्या था? उनका यही कहना था कि जब से मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई है, दिल्ली में उनको काम नहीं करने दिया गया। अभी भी उनके पास ये एक्सक्यूज होगा, जब वो मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वो यही कहेंगे कि क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि वो 4 इंजन की सरकार बता रहे हैं, इसमें वो एलजी को भी जोड़ दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हम काम तो कर नहीं पाएंगे। अब हालांकि निश्चित तौर पर ये कोई बात मायने नहीं रखती, क्योंकि सत्ता छोड़ना इस तरीके से संभव नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं उनके मन में है कि ये मेयर के चुनाव में इनको 25 तारीख को एक करारी हार मिलेगी विधानसभा चुनावों के बाद, और एमसीडी से वो बेदखल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही संख्या बल जो है एक बड़ी वजह है जिसके चलते आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन वो भी इसका ठिकरा भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार पे फोड़ेंगे कि क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन अभिषेक ने बहुत ही विस्तार से और बहुत सही, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो मैं आपको ये बहुत ही गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जितनी तेजी से एमसीडी जगी है काम करने को लेकर, पिछले जब से वो 22 में चुनाव जीती एमसीडी का, उसके बाद हमने उसको जगते हुए नहीं देखा। आप सड़कों का हाल देख लें, कॉलोनी के अंदर के सड़कों का हाल देख लें, आप सफाई का हाल देख लें, बहुत ही, और ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार मिली है। आपको जनता के बीच में और जनता के कार्यों को आप नहीं करेंगे, और एमसीडी यहाँ पे सबसे बड़ी फोर्स है जो कि जमीनी लेवल पे जिनको काम करना होता है, सफाई का काम करना होता है, गली का निर्माण करना होता है, ये सब जो है बेसिक चीजें, तारों का पूरा जाल पूरे दिल्ली में आप देखिए छोटे छोटे कस्बों में किस तरीके से लटका हुआ है। ये सब गंभीर चुनौतियां, और एमसीडी लगा नहीं कि 3 सालों में एमसीडी में कोई इस तरीके से कोई सरकार काम कर रही थी। लेकिन केवल ये आम आदमी पार्टी के साथ ही बात नहीं है। 22 के पहले भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से एमसीडी में कार्य कर रही थी, उसका भी कमोबेश यही स्थिति था, अन्यथा वो एमसीडी का चुनाव वो हारती नहीं। अब क्योंकि मतलब मनीष ये बात आपने जो उठाया अभी, जो कि मुस्तफाबाद का जो जिक्र कर रहे थे, अभिषेक भी कर रहे थे, और उस पर किस तरीके से एक्शन भी हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में एमसीडी में जिस किसी का भी शासन रहा हो, चाहे बीजेपी का, चाहे कांग्रेस का, चाहे आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी थोड़े समय के लिए, लेकिन वो जो जुनून, जो जज्बा मतलब दिखना चाहिए, वो कभी नहीं दिखा। मतलब एमसीडी में सत्ता बदलती रही, लेकिन ये कि उसका जो कैरेक्टर है वो नहीं बदला।
और इन्हीं सब चीजों पे बात आगे करेंगे। अभिषेक, यहाँ ये बताइए कि जब कल आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें आतिशी ने एक बात बोली कि देखिए जी, क्या है कि हम लोग खरीद फरोख्त में भरोसा नहीं करते, और वो परिसीमन का भी मुद्दा उठाया। दो मुद्दे बोले कि परिसीमन के जरिए इस तरीके से व्यवस्था कर दी गई कि बीजेपी ने तकनीकी तौर पर परिसीमन को इस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया कि वो उसके फेवर में जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम खरीद फरोख्त में विश्वास करने वाले दल नहीं है, पार्टी नहीं है, लिहाजा हमने ये समझा जो है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस चुनाव से हट जाया जाए। तो इसमें मतलब इसमें आपको कहाँ दम नजर आता है? क्या कोई दम है या सिर्फ अपने चेहरे को बचाने की एक कोशिश? देखिए ललित, उन्होंने जैसे बोला है कि लोकतंत्र की मजबूती को बचाने के लिए, आप ये समझे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र तो वही होता है ना जहाँ पे जनता के हाथ में पावर होती है अपने मन के जो लीडर है लीडरशिप को चुनने की। अब आप बताएं कि विदाउट कंटेस्ट जो है कैसे आप डेमोक्रेसी को जिंदा बचा पाएंगे। तो आप मुझे मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी फिलहाल अपने ऊपर जो है एक और हार से बचने के लिए ये कदम उठाया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि पंजाब की तरफ उनका फोकस है और दिल्ली में जब से विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी हारी है तो पंजाब की जनता का भी मन जो है काफी ज्यादा डगमगा गया है, डामाडोल हो गया है। और वहां पर अभी पंजाब की ज्यादा बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक अलग ही विषय है, लेकिन वहां की जनता भी जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार से। फिर अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर मेयर भी हार जाती है चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी, तो एक जो ऑल ओवर मैसेज जाएगा वो यही जाएगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक और हार का सामना करना पड़ा है। तो उस हार से बचने के लिए खुद ही जो है पीछे हट गई है आम आदमी पार्टी। और ये जो खरीद फरोख्त की बात है ये उन्होंने कर दिया, लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो पार्षद होते हैं, पार्षद का पर दल बदलू कानून जो है वो लागू नहीं होता है, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो लागू बिल्कुल। नहीं होता है। पार्षद के ऊपर होता है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। अभी आप देखेंगे कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एक पार्षद थे जो एक रात पहले तो भाजपा में शामिल होते हैं और उसके बाद ही वो सुबह सुबह एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि मुझे रात में सपने में केजरीवाल जी आए और फिर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, अब मैं आम आदमी पार्टी में वापस लौट आया हूँ। तो उस समय बिल्कुल। क्या खरीद फरोख्त की बात नहीं हुई थी क्या? या तो भाजपा ने उनको नहीं खरीदा था या फिर आम आदमी पार्टी ने उनको वापस लाने के लिए कोई कवायद नहीं करी। कुछ भी हो सकता है, मतलब ये जिस तरीके से जो बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ी बेमानी सी बात लगी है, एक बहाना मुझे लग रहा है खुद की साख को बचाने के लिए। एक और हाथ दामन में ना उसका दाग लगे उसको बचाने के लिए सारी कवायद की गई है। और एक और जो कारण हो सकता है वो ये है कि देखिए एमसीडी को लेकर हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप अगर किसी महकमे पे हैं या किसी विभाग पर है तो वो एमसीडी है। और आम आदमी पार्टी ने जब यहाँ दिल्ली का जो ये निगम पार्षद वाला चुनाव है वो जीता था, एमसीडी वाला चुनाव जो जीता था, तो उन्होंने बड़ा दावा यही किया था कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जो जनता का हक है वो दिलवा के रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कहीं कुछ भी बदला नहीं एमसीडी में। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से विधानसभा में भी जो लोगों का मन है वो आम आदमी पार्टी से जो है छिटका था। क्योंकि अब भी आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन अगर किसी को करवानी है जो गरीब आदमी है वो बड़ी मेहनत से जो है पैसे जुटा पाता है अपना घर बनवाने के लिए, उसमें भी अगर उसको एमसीडी को भी देना पड़े, पुलिस को भी देना पड़े, तो आप सोचिए कि वो किस तरीके से अपना घर बनवा पाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई घर बनवा रहा होता है ना, तो बंदा मतलब जो भी व्यक्ति होता है वो रिश्वत देने में मतलब चाहे वो रो कर देगा, लेकिन वो शिकायत इसलिए नहीं करता है कि उसका भी अपना लालच होता है, उसका अपना घर बन रहा होता है, तो वो कई बार जो है शिकायत नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बातें जो है ऊपर तक पहुंचती नहीं है। जब भी जैसे हादसे जो होते हैं, जब घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तब फिर वही है कि जेई या जो छोटे लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको एमसीडी के, उनके खिलाफ कार्रवाई छोड़ होती है। दिया जाता है। तो अच्छा मनीष, यहाँ पर फेलियर रहा है वो आम आदमी पार्टी का फेलियर वही रहा कि वो भी जो एमसीडी का सिस्टम है उसको बदलने में नाकामयाब रही है। अब देखना यही है कि जैसे भाजपा अगर मेयर बनाएगी तो फिर आम आदमी पार्टी किस तरीके से जो है
अपना चुनाव नहीं, मतलब जो राजनीति है वो किस तरीके से एमसीडी की राजनीति को करती है। मनीष अभिषेक ने एक बड़ी बात कही कि दामन में, झोली में एक और हार मतलब ना आए, इससे बचने के लिए फैसला ले लिया आम आदमी पार्टी ने कि ठीक है, हम इसमें मुकाबले में नहीं जाएंगे, मुकाबले से बाहर। और उसके बाद दुनिया भर का बहाना भी कर दिया कि खरीद फरोख्त में हम भरोसा नहीं करते हैं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि जब राजनीतिक दल या सियासी दल, जब चुनावी प्रक्रिया एक अहम हिस्सा है लोकतंत्र का, और जब चुनावी प्रक्रिया से कोई भी विपक्षी दल जब उससे हटेगा, तो निश्चित तौर पे वो मैसेज कहाँ अच्छा देता है। उसका मतलब है कि भाई लोकतंत्र की मजबूती में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना जरूरी है, और चुनाव उसका एक माध्यम है। चुनाव के जरिए आप अपनी बात रखते हैं और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बैकआउट किया है इस पूरे गेम से, चुनावी रेस से, तो उनके कार्यकर्ताओं को ये मैसेज नहीं जाएगा कि भाई क्या फायदा जो है, अंत में जो है हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जब मुकाबले का समय आएगा तो वो कहेंगे कि ठीक है भाई, आप तैयारी करो और अगली बार देखते हैं। तो इससे कम से कम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश है, जो मनोबल है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा ललित जी। जो जमीन पे कार्यकर्ता जो वाकई में काम कर रहे होंगे, उनके मनोबल पे जरूर इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस निर्णय के बैकग्राउंड में देखिए तो आम आदमी पार्टी को भी इस बात का अब भरोसा नहीं है कि जितने अभी फिलहाल उसके साथ पार्षद बने हुए हैं वो उनके साथ रहेंगे कि नहीं। शायद वो स्विच ओवर ना कर जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो उनका समर्थन देना ना देना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन आम आदमी पार्टी को इस बात का पूरा डर है कि जब भी अगर इस पे वोटिंग होगी और अगर मतदान हो, क्योंकि अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उनको पूरा इस बात का यकीन है कि अगर, क्योंकि अब देखिए विधानसभा में तो सरकार बीजेपी की आ ही गई, केंद्र में भी सरकार है, दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हावी नजर आ रही। तो जो उनके पार्षद अभी हैं उसमें से कई स्विच कर सकते हैं मतदान, क्योंकि जैसा कि दल बदल कानून जो है एमसीडी पे लागू होता नहीं, तो वो मतदान कर सकते थे। तो इस फजीहत से डर बचने के लिए जो है आम आदमी पार्टी का ये निर्णय है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जाहिर तौर पर मैं तो एमसीडी को मनी मिंटिंग मशीन के तौर पे देखता हूँ। ये मनी मिंटिंग मशीन है, जो भी पार्टी एमसीडी में जिसका भी कब्जा रहा है ललित जी, मुझे ये मनी मिंटिंग मशीन नजर आता है, क्योंकि भ्रष्टाचार मनीष आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, मनी मिंटिंग मशीन, ट्रिपल एम। एमसीडी मींस ट्रिपल एम, मनी मिंटिंग मशीन। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी मतलब जब सत्ता में आई, दिल्ली की गद्दी पे काबिज हुई, तो उसका भी ये था जो है कि खासतौर से कि निगमों को लेकर के, कि निगमों में भ्रष्टाचार है। और तब वो इसलिए भी आरोप लगाते थे कि एमसीडी में बीजेपी का शासन था, और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, और मौका देने के बाद लोग भी ये महसूस करना शुरू कर दिए कि कोई बहुत बेसिक बुनियादी तौर पे फर्क नहीं आया था, बात वैसी ही थी जैसी कि चल रही थी। तो सवाल ये होता है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को इस चुनावी रेस से बाहर कर चुकी है, वो तो एक मुद्दा है। दूसरी सबसे अहम बात है कि क्या बीजेपी अपनी रणनीति में पूरी तरीके से कामयाब हुई है, और आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने में कामयाब हो गई, कि उनको ये बता दिया जो है कि भाई आप विधानसभा में हमने आपको करारी शिकस्त दी है, दिल्ली की जनता हमारे साथ है, और जो ये एमसीडी का जो मेयर का इलेक्शन है, इसमें भी आप जो है तकनीकी तौर पे, संख्या बल में तो आप कम हैं, साथ ही साथ जो तकनीकी जो पक्ष है उसमें भी आप कम हैं, और बीजेपी की रणनीति आपको कामयाब होती नजर आ रही है। बिल्कुल ललित, हम ये कह सकते हैं कि भाजपा ने कहीं ना कहीं ये संदेश तो, या फिर ये बात मन में आम आदमी पार्टी के बैठा दी है कि फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर भाजपा से जीतने में सफल नहीं हो पाएगी। और उसी का नतीजा हमको कल देखने को मिला है, जब पार्टी ने खुद ये निर्णय लिया कि वो इस मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और एक तरीके से वॉकओवर दे रहे हैं भाजपा को। लेकिन आप ये समझिए कि जो आम आदमी पार्टी है उसका ये चरित्र रहा नहीं है। आप सोचिए कि जो पार्टी एक आंदोलन से खड़ी हुई है वो कैसे लड़ने से पीछे हट सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा अभी इससे पहले जो सवाल आपने किया था कि डिमोरलाइज होंगे उनके जो कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता है वो, मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा बुरा हाल इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हो रहा होगा।
जो मन में यही सवाल एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि भाई आखिर बिना लड़े हम कैसे जो है भाजपा को आगे बढ़ने दे रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी से अब भी अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करेंगे तो बहुत नेक टू नेक फाइट रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वोट शेयर में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस सीटों का फर्क आया है, क्योंकि जो कई सीट ऐसी रही जहां पर जो जीत का परिणाम था वो बहुत कम अंतर का था। तो लेकिन इसके बावजूद अगर पार्टी अपने आप को बैकफुट पे ले जा रही है तो निश्चित तौर पर ये पार्टी का जो अपनी लीडरशिप है उनका मनोबल टूटा हुआ मुझे ज्यादा महसूस हो रहा है। अच्छा, और इसी वजह अभिषेक से अभिषेक अभिषेक यहाँ पे बड़ा एक अच्छा सवाल है कि आम आदमी पार्टी को फैसला जब करना है, कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज आते हैं और वो एक सारी बात करते हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी-बड़ी चीजें हो जा रही हैं और उसके बाद भी अ, आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं, वो खुल करके जो है सामने नहीं आ रहे हैं, खुल करके अपनी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम मतलब एक तरीके से चुप्पी साध रखी है। तो अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल ने जो चुप्पी एकदम साध रखी है, वो उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं देखिए, अभी आप ललित यहाँ पे देखेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली लेवल के नेता रहे नहीं है, वो ना उन्होंने खुद को कभी समझा है। वो नेशनल लीडरशिप में शामिल होते हैं और खुद की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से ही करते आए हैं वो शुरुआत से ही। आप देखेंगे उनके पुराने बयान भी, जब वो मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के भी, तो भी सीधे वो चैलेंज पीएम नरेंद्र मोदी को ही करते रहे हैं। और यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये निगम पार्षद का चुनाव, ये मतलब मेयर, दिल्ली के मेयर के चुनाव है, निगम पार्षद यानी एमसीडी का एक चुनाव हो गया जो दिल्ली ही इकाई का मुद्दा है। और इसके लिए सौरभ भारद्वाज इसलिए आए सामने कि सौरभ भारद्वाज को कुछ दिनों पहले ही दिल्ली का कन्वीनर पार्टी का नियुक्त किया गया, यानी कि दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष आप उन्हें बोल सकते हैं। तो ऐसे में बात यही उठती है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर भी खुद को इन सब से दूर रख रहे हैं, क्योंकि अगर पार्टी का मुखिया ही ये बात बोलता है कि भाई हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो और भी ज्यादा दुर्दशा हो जाती है आम आदमी पार्टी की भी, और उनके कार्यकर्ताओं की तो और भी ज्यादा दयनीय स्थिति हो जाएगी। आखिर वो फिर किसके भरोसे जो है मैदान में कायम रहेंगे। तो मुझे लगता है इसलिए अरविंद केजरीवाल चुप भी रहे हैं। फिलहाल उनकी बेटी की शादी भी हुई है और वो उसमें भी शरीक रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बेटी की शादी में भी व्यस्त रहे हो, इसलिए भी वो इस मुद्दे पर फ्रंट पे ना आए हो। लेकिन वो इस समय खुद का फोकस पंजाब पर कर रहे हैं। पंजाब एक पूर्ण राज्य है और वहां पर उनकी अभी सरकार भी है। और अभी जो मोटो है आम आदमी पार्टी का वो यही है कि किसी भी हाल में पंजाब को दोबारा से अपने पक्ष में लेके आना है, पंजाब की जनता को। क्योंकि अब अगर पंजाब उनके हाथ से निकल गया तो जब तक कि फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं तब तक का बहुत टफ टाइम आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ेगा, हर हर लिहाज से, मतलब आप समझ सकते हैं। चाहे फिर वो उनके ऊपर जो कानूनी मुकदमेबाजी चल रही है वो हो, या पार्टी के कैडर को बचाए रखना हो, तमाम तरीके की परेशानियां फिर आम आदमी पार्टी के अभिषेक, ऊपर। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मनीष से है कि मनीष, जब इनको जीत मिलती थी, जब कामयाबी मिलती थी, तो अरविंद केजरीवाल जो है सामने आते थे। जब हार का सामना करना पड़ रहा है तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पीछे रख लिया है। एक तो ये बात है, और दूसरी क्या ये जेल न जाना पड़े, उससे किसी तरह का समझौता है, किसी तरह की बात है कि कम से कम फिर तिहाड़ का दर्शन न हो। क्योंकि बीजेपी के नेता बार-बार ये कह रहे हैं कि देखिए जी, निश्चित तौर पे जितना कुकृत्य किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो उनका जो ठिकाना है वो जेल ही है। और ऐसा नहीं है कि वो जेल से बच जाएँगे, जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो क्या ये दोनों चीज़ हो गई कि जब जब कामयाबी मिले तो सामने आ जाओ, कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीछे रहो, और पीछे इसलिए भी रहो कि जेल का डर भी है। देखिए जी, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि अंदर खाने और पर्दे के पीछे कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ अरविंद केजरीवाल की डील हुई है या नहीं। लेकिन ये बात तो ज़रूर है, आप देखिए हरियाणा में भी लोकल चुनाव हुए थे, तो किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद जो है उस लेवल पे जो उनको भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई, उनके जो कैंडिडेट जीते, तो वो लोकल चुनाव पे भी किस तरीके से ट्वीट करके जो है अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। कहीं न कहीं, और लेकिन यहाँ कहीं का भी लोकल, किसी भी राज्य में लोकल चुनाव हुआ हो लेकिन तो हाँ, प्रधानमंत्री के लेकिन लेकिन ये है कि इस पूरे बड़े मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। इसी चीज को अभिषेक, जैसे कि जीत पर, जैसे बिल्कुल। मनीष भी कह रहे थे कि दिल्ली के इतर होता था जो है तो ट्वीट करते थे,
और ये जो बात है, अरविंद केजरीवाल चुप हो गए, जीत पर तो सामने आ जाते थे। और दूसरी चीज है कि जिस तरीके से उन्होंने चुप्पी साध रखी है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो क्या कहीं किसी तरह का कोई समझौता है? क्योंकि बीजेपी के नेता, आपको याद होगा कि बीजेपी के नेता बार बार ये कहते हैं कि देखिए केजरीवाल का ठिकाना जो तिहाड़ी है, और देर सवेर उनको जाना तो पड़ेगा ही, जिस तरीके का काम उन्होंने किया है। तो क्या उनकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को, खुद को जेल में जाने से बचाने की तो नहीं लग रही है? क्योंकि दिल्ली की राजनीति को आप बहुत करीब से देख और समझ रहे हैं। नहीं ललित, अभी तो मैं ये समझौता तो नहीं समझ सकता कि, क्योंकि समझौते वाली स्थिति में भी आम आदमी पार्टी है नहीं, और ना ही भाजपा को ऐसी कोई गरज है कि आम आदमी पार्टी से बैकडोर कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए। क्योंकि बीजेपी, अगर दिल्ली की हम बात करेंगे तो अभी अगर ये चुनाव में आते भी आम आदमी पार्टी, तब भी समीकरण जो बैठ रहे थे वो यही थे कि इस बार मेयर जो है भाजपा का ही चुना जाना है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो आप देखेंगे कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब से आम आदमी पार्टी ने लूज किया है और खुद अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट हार गए हैं, तभी से वो दिल्ली के मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। ना ही आप देखेंगे कि खुद जो है मीडिया के सामने आके उन्होंने कोई ऐसी बयानबाजी की है। चुनाव परिणाम वाले दिन ही उन्होंने अपनी एक वीडियो बाइट जरूर रिलीज की थी, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली से जुड़ी हुई राजनीति को लेकर किसी भी मंच पर बोलने से बचते रहे हैं। पंजाब में भी आपने देखा होगा, वो विपसना में गए, उसके बाद सीएम भगवंत मान के साथ चलते हुए वहाँ की गवर्नेंस को वो जो है वहाँ का मुआयना कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, और उन पे सवाल भी उठाए गए। पंजाब के जितना भी विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो या फिर भाजपा हो, उन्होंने ये सवाल खड़ा कि भाई किस हैसियत से जो है अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो है आईएएस या आईपीएस अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ना तो चुने हुए वहाँ के नुमाइंदे हैं, ना ही वो सीएम है, बस वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और लेकिन जब मुख्यमंत्री है जो सूबे का, ये अधिकार उसके पास होता है कि वो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ बैठक करे, अधिकारियों के साथ बैठक करे, क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, उस पर वो चर्चा करता है। तो आप ये देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल का सीधा का सारा जो फोकस है वो पंजाब में शिफ्ट हो गया है। इसके अलावा भगवंत मान के इर्द गिर्द जो है उन्होंने यहाँ से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भेज दिया है। तो आप देखेंगे खुद जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है वो तो दिल्ली से पहले ही जो है पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। अब नीचे जो पार्टी के कार्यकर्ता बचे हैं या जो दिल्ली के जो नेता बचे हैं, उन्हीं के हवाले जो है छोड़ दिया गया है आम आदमी पार्टी को फिलहाल अभी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव अभी दूर हैं। और रही बात एमसीडी की, तो एमसीडी में उनकी स्थिति कमजोर हो चुकी थी दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद। पार्षद है, पार्षदों पर क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता है, और ये पहले भी आप देखेंगे जैसे कल जो आतिशी ने सवाल किया या ये आरोप लगाया कि भाई भाजपा खरीद फरोख्त करती है और हम ऐसे चीजों में पड़ते नहीं है। लेकिन मैं उनको याद भी दिलाना चाहूंगा कि जब निगम पार्षद का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती थी, तो कुछ कांग्रेस के पार्षद जो चुन के आए थे, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर ही, तो उनको रात में ही जो है आम आदमी पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर लिया था कांग्रेस को। लेकिन जनता ने इतना विरोध किया उन पार्षदों का कि उनको मजबूरीवश वापस कांग्रेस में ही आना पड़ा, वरना जनता उनका बुरा हाल कर देती। तो ये आरोप लगाना तो आसान होता है, लेकिन आप जब खुद इस चीज को कर रहे होते हैं तो आप इन सभी आरोपों को भूल जाते हैं और उस चीज को जायज भी ठहराने लगते हैं। तो ये सिर्फ जो है स्ट्रेटेजी, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने मिलकर बना ली और उसको जो है मीडिया के सामने गा दिया। बिना अरविंद केजरीवाल के अब भी पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता है, और ये निर्णय अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है। बस हम ये कह सकते हैं कि उसको आगे फ्रंट फुट पे जो बोलने वाले जो चेहरे हैं वो बदल दिए गए हैं। और अब जुबान यही है कि अब देखना यही है कि आगे पार्टी की क्या रणनीति रहती है और अपने कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट कैसे करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है इस समय आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष, मतलब इस पूरे प्रकरण पे जिस तरीके से देखा जाए, मतलब इसको अगर हम यूं कहें कि 2012 में आम आदमी पार्टी का एक बुलबुला सा बना था, और वो बुलबुला मतलब करीब करीब अब फूट चुका है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार हुई, तो बुलबुला आप उसको कहिए कि 90% फूटा, और जो 10% बुलबुला कुछ रह गया था, वो इस चुनाव के पहले फूट गया कि जब आम आदमी पार्टी ने अपने आप को वापस कर लिया, चुनावी रेस से बाहर हो।
नहीं, बिल्कुल ललित जी देखिए, बहुत ही करारी शिकस्त हुई थी विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी जब सांसद के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो उनके सातों सांसद जीतते थे, लेकिन विधानसभा में उनको बहुत करारी शिकस्त, आपको 2015 में केवल 3 सीटें, 2020 में जो है केवल 7 सीटें। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल जीत पाई थी। केंद्र में मोदी थे तो भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जीत नहीं मिल पा रही थी, और इस तमाम बातों को देखते हुए 2025 में बहुत ही करारी शिकस्त आम आदमी पार्टी की हुई है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने फ्लॉक को बचा के रखना, अपने पूरे पार्टी को बचा के रखना। पंजाब में इसीलिए लगातार वो आजकल पंजाब में नजर आ रहे हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं, और कांग्रेस की भी नजर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर है, और जल्द चुनाव भी वहां पे होगा निश्चित तौर पर। तो मुझे लगता है कि पंजाब के किले को बचाना उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी में वो इन दिनों लगे हुए हैं। दिल्ली तो उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जितने आप देखें इस तरीके के जो छोटे दल हैं, चाहे हम असमगण परिषद की बात कर ले, आसू की बात कर ले झारखंड में, ये सब दल जितने तेजी के साथ पनपे हैं, उनका पतन भी उसी तेजी के साथ हुआ है, और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी अब नजर आ रही। 10 साल तक उन्होंने दिल्ली में शासन किया है, और जनता को निराश किया है। सबसे बड़ी बात है इस बात को। मनीष, आपने अन्ना मूवमेंट को भी कवर किया था दिल्ली में, वो ज्वार आपने देखा है, उसके गवाह रहे हैं जो है। तो तब से लेकर के मतलब जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात हो रही थी, अन्ना हजारे जो जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक केजरीवाल का आना जाना लगा रहता था मंच पे, साथ साथ साय की तरह, हम साय की तरह थे। तो तब से लेकर के आज की तारीख में मतलब करीब करीब ये जो 1 दशक से ऊपर का समय बीत चुका है, उसमें आप बुनियादी तौर पर अरविंद केजरीवाल को कैसे आंकते हैं, कैसे समझते हैं? तब के अरविंद केजरीवाल और अब के अरविंद केजरीवाल। ये मुझसे सवाल है ललित जी? हाँ, मनीष आपसे सवाल है। देखिए, उस समय जनता जो है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल के पीछे किस तरीके से पागलपन थी, बिल्कुल पागल की तरह उनके साथ, और मध्यम वर्ग खास तौर पर, और जो दिल्ली के जो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जिस तरीके का कांग्रेस का शासन था, शीला दीक्षित का 15 साल का शासन रहा था, और उसको धत्ता बताते हुए कांग्रेस को उन्होंने यहाँ से उकार फेंका, और जनता को लगा कि नया चेहरा है, भ्रष्टाचार का बिल्कुल वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, बिल्कुल जिस भरोसे के साथ उनको 2015 में जिताया और 2020 में जिताया, और 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद आपको याद, और सबसे बड़ी बात कि उनको अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनका, उसका भी एक बहुत बड़ा समर्थन उनको हासिल था। लेकिन 2020 में जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए, उस पे उनकी चुप्पी, एमसीडी में उनकी सत्ता आ गई, दिल्ली में बिल्कुल काम न होना, भ्रष्टाचार चरम पर। आप देखिए पॉल्यूशन से किस तरीके से दिल्ली की जनता यहाँ पे परेशान रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुआ, गली में काम नहीं, सड़कों के अगर आप रूटीन जोन के इलाकों को छोड़ दें, तो जो दिल्ली उनके कंट्रोल में आता है, और उसके बाद पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ना, खुद कोई काम नहीं करना, उसके बाद उनके तमाम मंत्रियों का भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना, और भ्रष्टाचार के खिलाफी आंदोलन के बाद उनका उदय दिल्ली में हुआ था, और उसी पर उनके ऐसा कोई मंत्री नहीं है, खुद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। तो ये तमाम बातें हैं, जनता के बीच उनके प्रति जो भरोसा था उसमें बहुत ज्यादा सेंध उसमें लगा है, और शायद उसको वापस उस जनता के दिल को जीत पाना जो है उनके लिए असंभव होगा। और 10 साल में अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उस समय के आज, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल फेल नजर आ रहे हैं। बड़बोलेपन से केवल राजनीति नहीं होती है, आपको जनता के बीच में जनता का काम करना होता है। और दिल्ली में आज भी आप हम सब यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आज भी दिल्ली शीला दीक्षित के कार्यों को याद करती है। तो और 15 और 11 साल के शासन को किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के लिए बर्बाद किया है, ये हम सबके सामने है, और जनता का विश्वास खोया, और इसका खामियाजा उनके दल को उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अगर मैं कहूँ एमसीडी चुनाव में मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये पार्टी अब भगोड़ा भी पार्टी अब बनती जा रही है। तो इस तरीके से मैं तो इसको भगोड़े पार्टी के संज्ञा के तौर पे देख रहा हूँ ललित जी। अभिषेक, आपने भी पूरे अन्ना मूवमेंट को, पूरे आंदोलन को, पार्टी के जन्म को, उभार को, और अब एक तरीके से अवसान तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अवसान की तरफ ये पार्टी जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप पूरे मतलब इनकी साइकिल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी की जो लाइफ साइकिल है उसको आप कैसे, मतलब किस नजरिए से आपको बात समझ में आ रही है? देखिए ललित जी, अगर मैं बात करूं, अभी अफसान कहना थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकता है, क्योंकि अवसान की तरफ प्रतीत हो रही है,
कि वो धीरे हाँ धीरे 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 एक ऐसी पार्टी जो कि बहुत ही होता है ना कि उम्मीदों के साथ आई, उम्मीद सबका रेज करके आई, और वो एक तरीके से मतलब काफी अपने लोअर एप पर है, मतलब देखिए, पायदान एकदम इसमें नीचे है। अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल ने मौके का फायदा उठाया और वो इस मामले में बहुत ज्यादा भाग्यशाली भी रहे, साथ ही साथ इस मामले में बहुत चतुर भी रहे। जो जनता के मूड को पहचानते हुए वो आगे बढ़े। उन्होंने उस समय देखिए केंद्र में भी जो है यूपीए की गवर्नमेंट थी, यानी कांग्रेस को हम कह सकते हैं, और दिल्ली में शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी। तो और वो भी शीला दीक्षित की गवर्नमेंट की आप बात करेंगे तो वो भी 15 साल से थी, और यूपीए गवर्नमेंट लगातार 2 बार यानी 10 साल से उनका शासन था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है जो पनप रही होती है लोगों के बीच में। तो उसी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया, और ऐसा कहा जाता है, तमाम ये आरोप लगते रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं बैकिंग जो है आरएसएस की तरफ से भी रही थी उस अन्ना आंदोलन को। तो उस समय पे जो मौका बना, जो परिस्थितियां बनी, उसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने अन्ना को आगे करा, एक नारा भी था, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अन्ना को मेन जो है फेस बनाया उस आंदोलन का, और अरविंद केजरीवाल उसका जो है संचालक बन गए। और उसके बाद फिर जब जनता का मूड उनके पक्ष में आया तो उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर दिया, जबकि उन्होंने वादा मंच से जो किया था जंतर मंतर पे वो यही था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी उस लाइन पर आगे बढ़ते चले गए जो उनके मन में छुपी हुई थी, और फिर उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। एंटी करप्शन की बात करते हुए वो सत्ता में आए, 49 दिन की सरकार चलाने के बाद एंटी करप्शन के नाम पर ही उन्होंने जो है फिर इस्तीफा दे दिया था। और फिर वो पूर्ण बहुमत, मतलब पूर्ण बहुमत भी क्या, छप्पर फाड़ कर उनको जनता ने वोट किया, और 67 सीटें जीत के उन्होंने कीर्तिमान भी बनाया। लेकिन 2 बार वो फिर सत्ता में आते हैं दिल्ली की, लेकिन जो काम होना चाहिए था वो जनता को नजर आता नहीं है। बल्कि जो अच्छी सड़कें शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में बनी थी दिल्ली के अंदर, वो सारी तहस नहस हो चुकी होती है, टूट चुकी होती है। उन पर नई सड़क बनाने के बजाय जो आम आदमी पार्टी है वो रिपेयरिंग वर्क करवाती है। तो इस तरीके से जो पेरिस बनाने का जो वादा था अरविंद केजरीवाल का, भी वो पेरिस तो कहीं नजर आया नहीं दिल्ली के सड़कों पे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जहां-जहां मौका मिला अरविंद केजरीवाल ने वहां-वहां जनता का फायदा उठाया था। अब इस चुनाव में जो है भाजपा की तरफ जनता इसलिए गई क्योंकि जनता ने ये सीधे-सीधे कहा है, अभी ये बात भाजपा को भी समझनी चाहिए कि ये मौका जनता ने दिया ज़रूर है, लेकिन साथ में एक कंडीशन बहुत खुले तौर पर रखी है कि डबल इंजन की सरकार का जो आप वादा करते हो, तो आप अब उस डबल इंजन सरकार का फायदा भी दिल्ली को दिलवा के दिखाइए। वरना फिर 5 साल बाद ऑप्शन खुले हैं, अभी आपको 27 साल बाद मौका मिला है, आगे पता नहीं कितने साल तक फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। और शायद भाजपा की सरकार भी इस चीज से वाकिफ है। और अभी तो चलिए उनके 100-150 दिन कंप्लीट हुए होंगे सरकार के, लेकिन अगर वो मतलब काम करेंगे तभी आगे उनको सत्ता मिलेगी, ये भाजपा भी जानती है। और शायद पीएम मोदी इस बात को लेकर और खुद अमित शाह भी इस बात को लेकर गंभीर भी हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो डिसीजन भी है दिल्ली के भी वो सेंटर से ही लिए जा रहे हैं, और या फिर सेंटर के मर्जी के बिना दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है। अब आम आदमी पार्टी क्या अपनी जो है साख भी बचानी है और अपने पार्टी का फ्यूचर भी देखना है। तो फिलहाल बस मुझे जो लगता है वो कारण यही है कि खुद पर एक और हार जो है वो उनके जिम्मे ना पड़े, इसलिए पार्टी खुद बैकफुट पे आ गई है। जिससे कि संदेश ये जाएगा कि हम तो मेयर के चुनाव में हिस्सेदार ही नहीं बने थे, इसलिए हमारी हार नहीं हुई है। हमने तो एक तरीके से बीजेपी को वैसे ही मौका दे दिया क्योंकि वो खरीद फरोख्त की राजनीति करती। तो जो पार्टी आम आदमी पार्टी का जो एक लोगों के दिलों से खेलने वाली बात है, वो पार्टी अपना स्टैंड छोड़ नहीं पा रही है, और उसी के साथ वो अभी आगे बढ़ रही है। देखना ये होगा कि जनता किस स्तर पर इस बात पार्टी के डिसीजन को लेती है, क्योंकि जनता का ही ओवरऑल जो है मन जैसा रहेगा वो उस पार्टी के हक में जाएगी। तो अब अरविंद केजरीवाल को भी ये सोचना होगा कि जिस तरीके से वो दिल्ली में चुनाव हारने के बाद दिल्ली को एकदम भूल गए हैं और पंजाब की तरफ रुख कर लिया है, तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली की जनता इस चीज को याद रखेगी, और शायद उनसे सवाल भी किया जाएगा कि अब आप वापस दिल्ली की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो, आप तो हार के बाद यहाँ से छोड़कर ही चले गए थे। तो अब ये समय पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो कुल मिला करके ये है कि
जो एमसीडी मेयर का चुनाव है उसमें संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है। शायद ये चुनाव थोड़ा सा रोचक होता यदि आम आदमी पार्टी भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा और उसके पीछे तर्क भी दे दिया कि खरीद फरोख्त में हम भरोसा नहीं करते। इन सब के बीच हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि हम तीनों लोग कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जब जन्म हुआ और लाइफ साइकिल इनकी चली और उसके बाद ये नतीजे जो सामने आए, उसके गवाह हैं। रामलीला मैदान, जंतर मंतर पर वो नज़ारा देखा कि किस तरीके से लोग जाति, धर्म सबका भेदभाव छोड़ करके एक उम्मीद के साथ लोग जाते थे कि देश में कुछ नया बदलाव होगा, लेकिन हुआ क्या जो है कि वो इस सारी समस्याओं से ये पार्टी ग्रसित हुई या आरोप लगे जिनके खिलाफ वो बात करते थे। तो हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई मकसद नहीं है कि किसी पार्टी के बारे में हम कोई मीन मेख निकालें, लेकिन ये है कि स्थिति है कि जब जनता की उम्मीदें टूटती हुई नजर आती है तो फिर फर्ज भी बनता है कि सवाल पूछा जाए और सवाल उन दलों से पूछा जाए जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे। वो कहते थे कि हम केवल वादे नहीं करते हैं, उन वादों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश भी करते हैं और जब वो वादे ज़मीन पर उतरते नज़र नहीं आते, तो सवाल बनता है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए और सवाल हम पूछते भी हैं। इन सब के बीच आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ देश.thefederal.com को आप लॉगिन करके तथ्यात्मक खबरों को पढ़ सकते हैं। अभिषेक और मनीष, आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।